ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का। हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। ढूंढो रे, छत पे चढ़ो तो हुनरबाज तैयार हैं आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज है हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज है हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। आइडियाज से होते हैं आविष्कार, और आविष्कार से होती है हर किस्म की उन्नति। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ परिनाह चक्रवर्ती का, जो त्रिपुरा के हैं। परिनाह ने सोचा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में अगर इंजन पर एक विंडमिल लगा दिया जाए तो पूरी ट्रेन में बिजली जनरेट हो सकती है जब ट्रेन चलेगी। क्या बात है, अमेजिंग। हमारे साथ ऐसे काफी लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह के आइडियाज को खोज रहे हैं और उसे सराहना भी चाहते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के लीडर्स पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता हर साल इग्नाइट नाम के एक नेशनल कंपटीशन का आयोजन करते हैं जो युवा आविष्कारकों को प्रोत्साहन देता है। आपको पता है सिद्धार्थ जी, उस्मान हनीफ पटेल, इज ए यंग बॉय, उसे हाल ही में इग्नाइट में किस आइडिया के लिए अवार्ड मिला? इस आइडिया के लिए पंखे को पंखा चलाएगा। पंखे से पंखा, फैन टू फैन। हाँ, लेकिन अगर ओरिजिनल फैन नहीं चल रहा है तो दूसरा फैन कैसे चलेगा? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जवाब दे देती हूँ। उस्मान ने सोचा कि घर के अंदर चलने वाले पंखे का कनेक्शन छत पर लगे एक पंखे से कर दिया जाए तो बाहर जब हवा चलेगी तो अंदर का पंखा भी घूमेगा। अरे वाह, फैसिनेटिंग। तो अगर आप 12वीं या उससे कम में पढ़ते हो और आपके पास भी कोई ऐसा ही कमाल का आइडिया हो तो आप भी इग्नाइट में अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। आज के एपिसोड में होंगी बातें इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाने वाले क्षेत्र कृषि की, और देखेंगे हुनर की बाजी में किसकी बनती है चटनी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे शो हुनरबाज स्किल टू विन पे। सनी, तुम्हें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गाना याद है? ऑफ कोर्स याद है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऑफ कोर्स यार, ये गाना मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। मतलब काजोल क्या लग रही थी वो लहलहाते सरसों के खेतों में, है ना। वैसे किसानों की मेहनत की बदौलत वो सीन उतना अच्छा लग रहा था। माय गॉड सनी, आई कांट बिलीव दिस। मतलब पहली बार तुमने दिमाग की बात की है। हमारे देश की 70% आबादी रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अच्छा? यस, इसीलिए अच्छी खेती होगी तभी हम देश को अच्छा जीवन दे सकते हैं। उत्तम खेती मध्यम पान, निषिद्ध चाकरी ठीक निदान। पुरानी कथाओं में खेती को सबसे ऊंचा पेशा माना गया है क्योंकि खेती एक आधार होती है किसी भी देश की। और भारत में तो खेती की महत्ता और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 125 करोड़ लोगों को खाना मुहैया कराना होता है। हमारे देश में आबादी के करीब 70% लोग खेती के एक्सपर्ट हैं। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, सो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज तो है ही। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 47% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ है। एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस दैट वी आर गोइंग टू हैव। वैसे दूर से देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक बार खेतों में पहुंच के तो देखो कितना बीज लगाना है, कौन सा बीज लगाना है, कितना पानी देना है। और ये जिम्मेदारी होती है देश के किसानों की, और क्या बखूबी निभाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को।
और इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नई तकनीक से खेती करें। जी हाँ, और ALC एक ऐसी संस्था है जो हेल्प करती है इन किसानों की। एक्सिस लाइवलीहुड कंसल्टेंट 5 स्टेट्स में करीब 65,000 किसानों के साथ काम कर रही है ALC, जिसने बनाए हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि किसानों को बाजार मुहैया कराती है। क्योंकि आज के जमाने में केवल खेती करने भर से काम पूरा नहीं होता। अगर आप में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का हुनर नहीं होगा तो बिचौलियों की समस्याएं लगातार बनी रहेंगी और आपको खेती का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग छोटे किसानों के साथ जब काम करते हैं तो हम उनको एक विजन देने की कोशिश करते हैं। 1,500 किसान जुड़ते हैं और उन लोग दाल का प्रोसेसिंग करके और मार्केट में बेचते हैं। तो ये देखा गया है कि कम से कम 3 साल में उनका आय दुगना होने की संभावनाएं हैं। लगातार कुछ नया सीखना भी तो एक हुनर ही है और पुराने हुनर को बेहतर करना भी उससे भी बड़ा स्किल है। ALC इंडिया NSDC की मदद से किसानों को नए और सही बीज की जानकारी, खेती की लेटेस्ट तकनीक से रूबरू करवाते हैं, जिससे फसल और आमदनी दोनों बढ़ती है। प्रणाम सर, आप भूमिवानी माँ ALC इंडिया के आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है। पैसा आ रहा है, बचत हो रही है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। पहले ये सब काफी मुश्किल था, अब लाइफ आसान हो गई है। चटकारे लेके दाल फ्राई खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन दाल के खेत से दाल लाना एक अलग ही हुनर है। कैसे इस बाजी को अंजाम दिया, जानते हैं हुनर की बाजी में। यहाँ होने वाला है बहुत ही मजेदार रिले रेस। टीम 1 के पार्टिसिपेंट हैं रामुल अम्मा, लक्ष्मा अम्मा और पार्वता अम्मा। टीम 2 के पार्टिसिपेंट्स हैं सुनीता, नारायण अम्मा और वेंकट अम्मा। टीम 3 के पार्टिसिपेंट्स हैं नरगा अम्मा, नागमणि और पाकिर अम्मा। दिलचस्प बात यह है कि इस टास्क में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रेसिडेंट के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और सभी की सभी औरतें हैं। विमेन एम्पावरमेंट का परफेक्ट उदाहरण। आज के इस कंपटीशन में सबसे पहले इन बंडल से दाल को अलग करना होगा, उसके बाद इसे साफ करना होगा और फिर नीम के पत्तों की मदद से कीटनाशक तैयार करना होगा, और ये सब केवल 30 मिनट में। तो वसीम जी, क्या हम तैयार हैं इस कंपटीशन को शुरू करने के लिए? हाँ, तैयार है। మీరు మొదలు పెట్టండి, ఇప్పటి నుంచి మీ సమయం ప్రారంభమైంది। बेशक ये काम इन किसानों के लिए रोजमर्रा की बात हो सकती है, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि रोजमर्रा के इनके काम में भी काफी हुनर है। लाठी का प्रहार, न ज्यादा कम और न ज्यादा जोर से इस दाल की दाल यही न गल जाए। हमारी हुनरबाज टीम के लिए भी आंखें खोलने वाली बात थी। उम्र के इस पड़ाव में इतनी तेजी, माशाअल्लाह। इनसे तो हमने भी बहुत कुछ सीखा। सूप से दाल फटकना, ये भी हुनर की बात है। अगर हुनर नहीं हो तो सारी दाल सूप से बाहर। अरे इन्होंने पलक झपकते ही दाल साफ कर दी। ये तो इस काम के स्किल्ड हुनरबाज निकले। पर देखना है कि किसकी दाल सबसे ज्यादा और सबसे साफ निकलती है। हम इस वक्त है टीम 1 के साथ। देखते हैं इन्होंने अपना चैलेंज अच्छी तरह से पूरा किया है या नहीं। आखिर किस आधार पर होगा जजमेंट? जो दाल आपने कलेक्ट की है सूप से आप कितना साफ कर पाते हो? चलते हैं टीम 3 की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम सबसे आगे है? दिस टीम। टीम 3। हाँ, टीम 3। तीनों टीम्स की परफॉर्मेंस को जज करने के बाद मिस्टर विनय ने हमें ये बताया है कि टीम 3 इस चैलेंज में सबसे आगे है। लेकिन ये चैलेंज यहाँ पे पूरा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस रिले रेस का एक और हिस्सा है, तो बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ। टास्क के दूसरे चरण में अब टीम के बचे हुए सदस्यों को बनाना होगा कीटनाशक। तो
ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हुए 15 मिनट के टाइम लिमिट में ये जज करेंगे एग्जीक्यूशन पे और क्वांटिटी पे। तो वसीम जी, क्या हम इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू कर सकते हैं। बदल टूर्नामेंट। पहले नीम के पत्तों को अलग करना होगा, केवल पत्ता। अगर डंडी आ गई तो पेस्ट बनाने में दिक्कत होगी। और अब कुछ ही समय बचा हुआ है। सभी प्रतियोगी लगे हुए हैं कीटनाशक को निकालने में और आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो विनय जी, हमें बताइए एग्जीक्यूशन और क्वांटिटी का, तो उसके हिसाब से कौन इस चैलेंज में आगे है? अब देखते हैं कीटनाशक सही बना है कि नहीं। चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। कहीं पेस्ट गाढ़ा या पतला तो नहीं है। क्वांटिटी सही है कि नहीं, क्योंकि कीटनाशक में तय मात्रा का ख्याल रखना जरूरी होता है। और अब तैयार है विनर। अब ये जानना है कि इस रिले रेस को किस टीम ने जीता है। विनय जी? टीम 3। टीम 3 या टास्क के दोनों ही पार्ट में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इस टास्क के विनर हैं टीम 3। प्रिंसी, क्या कभी बचपन में तुमने नाक बंद करके दूध पीने की कोशिश की थी? नहीं, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा लगता था। और तुम्हें पता है, दूध पीना अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रोजगार भी दे सकती है। अच्छा? हाँ, जैसे कि मुलकनूर के राजमणि और कुर्ला विजय के साथ हुआ। महज 150 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से मुल्कनूर, पर इतने पास होके भी इसकी समस्याएं पास ही रही। कंधे पर भारी बोझ लिए धूप में घंटों चलती, 2 वक्त की रोटी तलाशती, मजदूरी की मजबूरी से जूझती, ये है राजमणि। ना पेरू राजमणि। पहले मुझे डेली बेसिस पे काम करना पड़ता था, जिससे मुझे कई तरह की परेशानी होती थी, जैसे स्वास्थ्य की परेशानी, मेरे घर चलाने की परेशानी, बच्चों की पढ़ाई की परेशानी। और ये कठिनाई सिर्फ राजमणि की ही नहीं है। पटरी से उतरी इस जिंदगी पर और भी बहुत से लोग चलने को मजबूर थे। पहले जब हम खेती करते थे तो हमें 6-6 महीने पैसे नहीं मिलते थे, जिससे हम अपने घर का किराया तक नहीं दे पाते थे। खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर्स भी नहीं खरीद पाते थे। गुराला विजया और राजमणि जैसे और भी 21,000 महिलाएं ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रही थीं। और फिर इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकजुट हुए। और कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। इस शक्ति को पहचाना मुल्कनूर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक ने। यहाँ के लोगों को नया रास्ता दिखा, दूध क्रांति के रूप में। सबसे पहले इन्होंने एक डेयरी सेटअप किया और इस बात की ताकीद की कि आसपास के हर छोटे छोटे गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलें, ताकि तय समय में दूध डेयरी तक पहुंच जाए और उसको प्रोसेस किया जा सके। 2009 में एएलसी इनसे जुड़ी और कुछ नए आयाम भी जुड़े। फिर उनके काफ़ी सारे जो अभी क्षमता वृद्धि की ट्रेनिंग्स हैं वो भी हम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पे काम कर सके। महिलाओं ने नए हुनर सीखे, तभी ये प्रयास संभव हो पाया। प्रोसेसिंग से कलेक्शन और फिर पैकेजिंग तक। और ये अब इंडिया की लार्जेस्ट विमेंस डेयरी बन गई है। आज मेरे पास 12 भैंसें हैं, जिससे मुझे हर दिन 30 लीटर दूध मिलता है, जो मैं डेयरी में देती हूँ। और मुझे हर 15 दिन में 12,000 रुपये मिलते हैं। इससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और अब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रही हूँ। मैंने अपना एक घर भी बना लिया है, एक ट्रैक्टर और बाइक भी खरीद ली है और हम आज बहुत खुश हैं। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे ये रुकी जिंदगी।
क्या आप भी मुल्क नूर की महिलाओं की तरह साहसी हैं? तो डेयरी उपयुक्त फील हो सकती है। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। डेयरी फार्मिंग का एक फील्ड है जहाँ पे आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी चीज़, बटर, मिल्क, दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो इनोवेशन होता है, एक बड़ा एक अपकमिंग ऐसा फील्ड है बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग हो रहे हैं। जो 10वीं पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, और ये जो सब प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं, ITIs में मिलते हैं। और सबसे बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। आप खुद का कुछ एक बिजनेस खोल सकते हो। वैसे प्रिंसी, पिछले 2 दशक में कृषि में काफी बदलाव आया है। बाकी चीजों की तरह कृषि ने भी काफी तरक्की की है। क्यों ना करे, पूरा देश जब तरक्की कर रहा है तो कृषि क्यों पीछे रह जाए। बिल्कुल, ऐसे ही नए नए आयाम पर बात करने के लिए चलिए मिलते हैं ALC के कृष्ण गोपाल जी से। कृष्णा, आप यहाँ पे जो इस गांव के एरिया में आप डेयरी बनाएंगे, हाँ, वो किस तरीके से आप बनाएंगे? जैसे कि अमूल का जो बहुत बेहतरीन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, हाँ, क्या यहाँ इस गांव में चलेगा? चलेगा। एक व्यापार रूप से उसके ऊपर हम योजना बना के अच्छी तरह से उसको एक डेयरी बनाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके साथ उसको जोड़े तो बहुत अच्छी बिजनेस बन सकता है और जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। बट आपने कहा था कि यहाँ पे एक छोटे गांव में एक अलग फार्मूला भी बनता है। हाँ, बनता है। वो क्यों नहीं? छोटे पैमाने में हम लोग 5,000-6,000 दूध लीटर जो दिन में अगर उसका लेके एक ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब तो उससे भी लोगों का मुनाफा बहुत बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इसमें जो लोग उठ रहे हैं उनको क्या करना है, क्या हुनर पाना है? हम लोग 3 तरह के हुनर की बात करते हैं जी। एक तो कि टेक्निकल नॉलेज, अगर आप उदाहरण लो एग्रीकल्चर का, तो आप बीज डालोगे तो कब डालना चाहिए बीज, और उससे कितना उत्पादन आएगा, और कब फसल काटने से सही टाइम रहेगा, ये चीज़ सिखाते हैं। ये एक तरह का ज्ञान है। दूसरा सेक्शन ये होता है कि मार्केट के साथ कैसे इंटरेक्ट करें और उनके साथ कैसे जोड़ें। आपको समझना चाहिए कि व्यापार कैसे होता है, इसका टैक्स कैसे होगा, इसका अकाउंट्स कैसे रखेंगे, इसमें लाभ कैसे आएगा, नष्ट कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें भी उनको हुनर सीखना पड़ता है। तीसरे तरह की हुनर होती है ये कि आप ग्राहक हैं, उनके साथ भी आप बात करने लगोगे, उनकी क्या अवसर है वो भी आप समझने लगोगे, ताकि आप जो उत्पादन करोगे उनके आशाओं के हिसाब से उत्पादन करोगे। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि गांव देहात एक बड़ा खूबसूरत एरिया है। जो गांव में रहते हैं उनको अपनी जगह इतनी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ, देखिए कितनी अच्छे अच्छे खेत हैं, हरियाली यहाँ पे है, लेकिन नीचे देखिए कि आपकी ज़मीन जो है सूखी हो गई है। तो ये एक तरह का नरक भी है उनके लिए। हाँ, तो इसको आप किस तरह से संभालने की कोशिश करते हैं? 60% लोग अगर प्राथमिक उत्पादन क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके अंदर कैसे हुनर बढ़ाया जाए, ताकि उनका जो आय है आज के तारीख पे 10,000 या 15,000 पर एकड़ है, पूरा साल भर काम करने के बाद उसको कैसे 1 लाख तक खींच के लेके जाएं। कुछ ऐसे किसान हैं जो इसी माहौल में रह के वो ऐसे उत्पादन कर रहे हैं। उस प्रोग्रेसिव फार्मर्स या प्रोग्रेसिव वीवर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका पैटर्न को हम समझ के उसी सोल्यूशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। अगर आपके जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो सफलता की जो आपकी कहानियाँ हैं, तो वो आप दिखाएं। आजकल तो पहले जो 15 साल पहले हम लोग काम करते वो तरीका और अभी जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। अच्छा। आजकल हम लोग गांव में जाते तो वीडियो चैनल्स होती है, लोकल वीडियो चैनल्स, उनके अंदर हमारे वीडियोस को दिखाते हैं। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। न्यूज़पेपर से हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडिक्शंस आने लगे हैं न्यूज़पेपर्स में, तो उनके रिपोर्टर से बात करके हम लोग उनसे क्या हमारी योजना है उसका पूरा कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। तो इस गांव देहात में आप जैसे लोगों को यहाँ पे आके एक मूवमेंट बनाना, स्केल अप करना, देश में ये जो एक पूरा एक परिवर्तन हो, उसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरत है। 4 या पहली चीज़ ये है कि जो प्रोफेशनल्स, वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उनको अगर इस गांव में रहना है तो उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि फाइनेंस की ज़रूरत है। गांव वाले भी व्यापार कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं और आपको रीपी कर सकता है, लेकिन रिस्क की कैपिटल की ज़रूरत है। मतलब उनके ऊपर भरोसा करो और उनके व्यापार में आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तीसरी बात, ऐसे भी एक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है
जिनसे किसान अपने खुद के बल पे जिए, उनके हुनर से वो लोग अपना ज़िंदगी बनाएं। तो उसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इनके जो प्राइमरी प्रोडक्शन सेक्टर्स है उसमें भी जाना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप क्या बताना चाहते हैं? ग्राहक जो है उसको ये मालूम नहीं होता है कि अगर मैं गेहूँ, सबसे बेहतरीन गेहूँ खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो इसके पीछे कितना लोग काम कर चुके हैं। तो वो सेंसिटिविटी, ग्राहक जब ये खरीद रहा है तो उस सेंसिटिविटी को लेके आना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ अगर होंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बदलाव हो सकती है और इनके हुनर में भी, उनके जीवन शैली में भी बहुत कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। दोस्तों, आपने ये 4 बातें आपने सुनी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्णा जी को कि वो आपको बताएं कि अगर आपको ALC से ताल्लुकात बनाने हैं, आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इन तक कैसे पहुंच सकते हैं? आज के तारीख पे हम लोग 60,000 किसानों के साथ, महिलाओं के साथ 5 राष्ट्र में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ऑफिसर्स कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी हमारे ऑफिसर्स हैं। वहाँ पे आप जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जो www.alcindia.org है, उसमें हमारे सबके फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुत अहम काम कर रहे हैं हमारे देश का, वो आपके बगैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके साथ ही होगा। और अगर आप इनका साथ देंगे तो देश भी तरक्की करेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। प्रिंसी, अकेले क्यों जा रहे थे यार? किसी से लिफ्ट ले लेते। और कारवा की जरूरत नहीं होती, कार की जरूरत होती है ड्रॉप करने के लिए। मुझे बोला था, मैं ड्रॉप कर देता। सनी प्लीज स्टॉप इट। मैं समझ सकती हूँ कि ये शायरी की बातें समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। ओ यार, रियली? मैं बता दूं कि मैं यूनिटी के ताकत के बारे में बात कर रही थी। वैसे हम शायरी के बारे में बात करें? अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मेरी शायरी का यही फन आप मान लीजिए। वाह, क्या बात है सनी, नॉट बैड। वैसे ऐसे ही मुश्किलों को लगातार प्रयास से दरकिनार किया है औरंगाबाद के मालीवड़ गांव के किसानों ने, और उनकी मदद की है RBL ने, यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड। जब बैंक मिल के गाँव के लोगों के साथ काम करती है तो नतीजा किसानों को आजादी मिलती है कर्ज से। माइक्रो क्रेडिट उन तक आसानी से पहुंचता है, साथ में नई तकनीक पहुंचती है। और इन सब का जीता जागता उदाहरण है औरंगाबाद का मालेवाड़ गांव। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 2 एरियाज हैं जिसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है कृषि क्षेत्र और दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां हम किसानों के साथ गांव के जो विभिन्न प्रकार के रोजगार कर रहे हैं उनको डेवलप करने में हम उनके साथ कार्य करते हैं। RBL दिलासा फाउंडेशन, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर संजीव उन्हाले, उनके साथ मिलकर किसानों के लिए काम करती है। RBL देती है इन्हें कम रेट पर लोन और दिलासा की विशेष मदद से किसानों तक नई तकनीक पहुंचाई जाती है। नतीजा ये, हरे भरे खुशहाल खेत, जहां साल में केवल एक नहीं 3 अलग तरह की भी फसलें हो रही हैं। रत्नाकर बैंक के जो कृषि अधिकारी हैं बार बार आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं और उन्होंने जो बताया वो रास्ते पर हम चले हैं। हमारे जीवन में बहुत ही उसका फ़ायदा हुआ है। हमारी पैदावार 4 गुना बढ़ गई है। और इस आत्मविश्वास का कारण है माइक्रो इरिगेशन, जिसको किसानों ने अपनाया। माइक्रो इरिगेशन में पाइप के जरिए फसल तक जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाया जाता है। इससे पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बचत होती है। और इससे भी महत्वपूर्ण, महंगे खाद और कीटनाशक पानी में बहने से बच जाते हैं। इसका असर किसानों को कम लागत में बम्पर फसल। अदरक, मौसमी, इस तरह की फसल मैं ले नहीं सकता था क्योंकि पानी कम था, और ड्रिप के माध्यम से मैं वो फसल ले सकता हूँ। और अगर आप भी ऐसी बम्पर फसल चाहते हैं तो इन नई तकनीक और हुनर से वाकिफ होना पड़ेगा, जो RBL और दिलासा जैसी संस्थाएं साथ मिलकर देती हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस टमाटर के खेत में क्या कर रही हूँ?
एक्चुअली हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही जायकेदार कंपटीशन। इस टास्क में 3 टीम के ग्रुप में बांटी गई हैं 3 टीमें। टीम 1 अरुण हेवले, सुनील जाधव और गुंजा जाधव। टीम 2 बापू दुबे, नारायण नारवड़े और लता हेवले। टीम 3 अंबनदास हेवले, धानेश्वर रावटे और जया रावटे। दिलचस्प बात यह है कि टीम 2 की लता हेवले पत्नी हैं टीम 1 के अरुण हेवले की, और टीम 3 से भी इनका रिश्ता है क्योंकि टीम 3 के अंबादास हेवले अरुण हेवले के पिताजी लगते हैं। इसका मतलब इनके घर से किसी न किसी का जीतना तो पक्का है। आज के कंपटीशन में इन 3 टीम्स को 30 मिनट में खेत से टमाटर, मिर्च और धनिया तोड़ के लाना होगा और उसी टमाटर की चटनी बनानी होगी। जिसकी चटनी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी वो विनर होगा। तो आप सब लोग तैयार हो? तैयार हो। आपका समय शुरू होता है अब। लगता है सारी टीम्स ने अपना काम बांट लिया है। पुरुष टमाटर और धनिया तोड़ेंगे, महिलाएं मिर्ची, और दोनों मिलके बनाएंगे चटनी। बेशक ये लगे कि टमाटर तोड़ना आसान है, पर जनाब कहीं कच्चा तो नहीं तोड़ रहे, और अगर ज्यादा देर तक तोड़ना पड़ा कमर का कमरा बन जाएगा। ये लो जी, यहाँ तो मिर्ची महिला सम्मेलन लगा लिया। और क्या नायाब स्किल है साड़ी से थैला बनाना। अब देखते हैं कौन सी टीम बोलती है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और भाई ये लीजिए, ये लोग तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे तीखी मिर्च खा कर आए हों। क्या बात है धानेश्वर जी, क्या फटाफट धनिया तोड़ रहे हैं। ये तो हमारे एग्रीकल्चर के हुनरबाज ही कर सकते हैं। 15 मिनट तो इन्होंने सामान तोड़ने में लगा दिया। अब बचे हुए 15 मिनट में बनानी होगी चटनी। जल्दी जल्दी काटो, वो भी उंगलियां बचा के। ये शहर की मिक्सी में आसानी से बनने वाली चटनी नहीं है। यहाँ प्याज के साथ चूल्हे का धुआं भी रुलाएगा। धुआं रुलाते रुलाते एक खास स्वाद दिलाती है और एक धुएंदार चटनी खाने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि टीम 2 टीम 1 से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस कंपटीशन को जीतेगा। टीम 2 टीम 1 को दे रही है कड़ी टक्कर, लेकिन वहीं टीम 3 कुछ ज्यादा ही तेजी से अपना काम निपटाने में लगी हुई है। ये गया नमक और ये हरा भरा धनिया। और अब बचे हैं आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 और बन गई तीनों टीम्स की टमाटर की चटनी। सबसे स्वादिष्ट टमाटर की चटनी किसने बनाई है? और इसमें हमारी मदद करेंगे रत्नागर बैंक लिमिटेड के क्लस्टर हेड मिस्टर सचिन तिड़के। नारायण तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे चटनी का स्वाद याद आ रहा हो। मुझे कच्ची लग रही है। कच्ची लग रही है? हाँ। लो दुबे जी, आपकी मुस्कुराहट और चटनी तो कच्ची रह गई। ये टेस्टी लग रही है। वाह, टेस्टी सुनते ही गुंजा जी तो मुस्कुरा दी। चलिए आगे देखते हैं। वाह, क्या बात है। मुझे लग रहा है ये जो है यही विनर होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो, टीम 3 हो गए विनर, और हमारे इन हुनरबाजों को सामना करना होगा हुनरबाज के अगले लेवल पर। सनी, मान लो कि अगर हमारा खाना कलर ब्लाइंड हो जाए तो कैसा लगेगा? मतलब प्रिंसी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, खाना कलर ब्लाइंड कैसे हो सकता है? अरे मेरा मतलब है कि अगर दाल में हल्दी ना हो तो कैसा लगेगा? दाल में हल्दी ना हो तो मुझे दाल में कुछ काला जरूर लगेगा। ओफो, इससे पहले कि सनी को दाल में कुछ और रंग नजर आने लगे, मैं आपको बता दूं कि दाल और हमारी लाइफ में हल्दी का क्या इम्पोर्टेंस है। क्या बात है हल्दी, और बताओ इसके हुनर जल्दी जल्दी। दुल्हन को उपटन लगाते समय कई लोग पूछ ही लेते हैं, आज के जमाने में भी आखिर हल्दी की क्या जरूरत है?
जमाना बदलता गया, पर हल्दी की उपयोगिता कम नहीं हुई। हड़प्पा काल से इस काल तक, चाहे वो दुल्हन को उपटन लगा के त्वचा निखारनी हो, या फिर खाने में यूज हो, या फिर बीमार होने पर आपको स्वस्थ करने की जिम्मेदारी, हल्दी ने लाइफ को बेहतर ही किया है। पर हल्दी के यूज को और भी बेहतर करने के लिए क्रिस्टलीन संस्था के प्रोफेसर अश्विनी नांगिया की देखरेख में हल्दी ड्रग के तौर पर कैसे यूज हो सकती है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कुरकुमिन, और ये कुरकुमिन की बहुत ही फ़ायदेमंद प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन कुरकुमिन जब हम हल्दी में लेते हैं तो वो खाने के साथ लेते हैं तो वो बॉडी में घुल जाता है। लेकिन अगर हम कुरकुमिन एज अ सॉलिड पाउडर लें तो वो एकदम हार्डली घुलेगा। डॉक्टर नांगिया शोध कर रहे हैं कि हल्दी को कैसे पानी में घुलने योग्य बनाया जा सके। जो दवाइयाँ बाज़ार में हैं आज, उसमें करीब 40% दवाइयाँ ऐसी हैं जो पानी में एकदम से नहीं घुल जाती। तो हम उन्हें टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में अपने जब हम निगलते हैं तो उसमें बहुत छोटा उसका परसेंटेज एक्चुअली डिज़ोल्व होता है पानी में। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम हल्दी की सॉल्युबिलिटी 10 मिलीग्राम से समझो 100 मिलीग्राम कर सकते हैं। तो देन हल्दी और टर्मरिक कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग। तो इसकी जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी हैं वो कैंसर को कंट्रोल होता है, वो ट्यूमर को कम करता है, उसकी एंटी एस्थमेटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी HIV बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें काफ़ी शोध हुआ है अमेरिका में, यूके में और भारत में भी हुआ है, जिससे हमें पता है कि कुरकुमिन या हल्दी की बहुत सारी ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। डॉक्टर नांगिया को क्रिस्टलीन रिसर्च को स्थापित करने के लिए और इस तरह की रिसर्च के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी जो मुझे हर्डल फेस करनी पड़ी वो था कि यूनिवर्सिटी को कैसे कन्विंस किया जाए कि मैं अपनी टीचिंग के साथ साथ R&D एक्टिविटी शुरू करना चाहता हूँ। तो उसी टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नई स्कीम आई कि उसका नाम था नॉलेज टू इक्विटी, एंड इट वाज बेस्ड ऑन दी सिलिकॉन वैली आइडिया कि अगर प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनके पास अपने ऐसे रिज़ल्ट हैं जिनको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, तो उन्हें परमिशन दी जा सकती है कि वो अपनी कंपनी शुरू करें। डॉक्टर नांगिया जैसे एंटरप्रेन्योर को इस तरह की रिसर्च में मदद करता है बायराग की सहायता से हैदराबाद में स्थित IKP नॉलेज पार्क। IKP Knowledge Park is one of the first research parks in incubators. लाइफ साइंस और इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में IKP नॉलेज पार्क भारत के पहले रिसर्च पार्क में से एक है। हम सिर्फ जगह ही नहीं देते बल्कि छोटी कंपनीज को मेंटरशिप और फंडिंग भी देते हैं, और साथ ही वो मदद भी देते हैं जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ सके। So there are many programs of DBT through the what is called as the BIRAC, which is a company formed and made by the DBT. तो उसके थ्रू हम काफ़ी रिसर्च ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें R&D कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज को सपोर्ट मिल सकता है। शायद हल्दी की उपयोगिता है कि ऐसी कहावत है, चूहा पाए हल्दी की गांठ, खुद को समझे पंसारी। पिछली बार हमने आपसे सवाल किया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, BT कॉटन अपनी रक्षा कीटाणुओं से खुद ही कर पाता है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं जम्मू एंड कश्मीर के दानिश वानी, जो हमें लिखते हैं, नमस्कार सिद्धार्थ जी, इस साल मैं 11वीं क्लास में गया हूँ और मैंने मेडिकल का विषय चुना है, लेकिन मैं अपने 5वें विषय को लेकर परेशान था कि कौन सा विषय चुनूं। पर आपका शो देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ और मैंने बायोटेक चुना। बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक वंडरफुल शो है। राजस्थान के पवन कुमार मीणा लिखते हैं, ये एक अलग तरह का रियलिटी शो है जो क्रिएटिव इंडिया का निर्माण कर रहा है और आने वाले दिनों में ये वेल्दी इंडिया का निर्माण करेगा। और वहीं पटना से राहुल लिखते हैं, इस शो को देखकर मैंने ठान लिया है कि मैं एक फायर फाइटर बनूंगा। विनर को कंग्रेचुलेशंस, लेकिन
आज के क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली कुछ हुनर ऐसे लुप्त हो रहे हैं कि लोगों की कोशिश है कि इन हुनर को दूसरे टेक्निक से रिप्लेस किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ केरल के उन लोगों की जिनके पास पेड़ पर यूं चढ़ने के लिए नारियल तोड़ने का हुनर है। पर ये हुनर लुप्त क्यों हो रहा है? क्या आप लोग पेड़ पे नहीं चढ़ सकते? नहीं, पेड़ पे तो चढ़ सकते हैं, लेकिन यंगर जनरेशन चढ़ना नहीं चाहती है, खासतौर पे नारियल के पेड़ों पे। इसीलिए और कई रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है नारियल तोड़ने की। तो हमारा सवाल है कि वो कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है नारियल तोड़ने का। प्लीज लिसन केयरफुली। वैसे मैं ये इंडिया की बात नहीं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। इस हफ्ते आपको बताना है कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है पेड़ से नारियल तोड़ने का। पहला, नारियल तोड़ने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल। दूसरा, नारियल तोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। तीसरा, नारियल तोड़ने के लिए बंदरों का इस्तेमाल। आज का सवाल तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं भी काफी उत्सुक हूँ जानने के लिए कि क्या है ये तरीका। रेणुका जी, क्या आप पेड़ चढ़ सकती हैं? तो मैं और जी। पेड़ बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो केरल में एक कॉलेज भी शुरू किया गया था, ये सिखाने के लिए कि नारियल के पेड़ पे आसानी से कैसे चढ़ जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आज के सही जवाब के लिए जो उपाय ढूंढा गया है किसी कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 05 स्पेस AB या C स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के करियर ऑप्शंस है ना। हाँ जी, ये तो थोड़ा सा अजीब करियर ऑप्शन है, फिर भी कई करियर ऑप्शंस की जानकारी आपको मिलेगी अगर आप इस नंबर पे शीघ्र ही एक मिस कॉल देंगे। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। हमें ना लाइफ में कभी कभार डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और शायद कभी वकील की जरूरत पड़ जाए, लेकिन किसान की रोजाना दिन में 3 बार जरूरत होती है। जी हाँ, इसीलिए अब जब भी आप खाना खाएं उसको जरूर याद करिए और मनी मन से थैंक यू बोलिएगा। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। अगले सप्ताह में देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। मैं बचपन से ही काफ़ी इलेक्ट्रिकल लाइन में रुचि रखता था, तो मैंने ILFS में एडमिशन करवाया। ट्रेनिंग के बाद सर मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। और आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे हुनरबाज से जिसने बनाया है दुनिया का पहला ब्लैक ताजमहल। अगर शाहजहां काला ताज बनाते तो कैसा हो? तो इमेजिनेशन में मैं ये फील करने लगा कि एक मिनिएचर ब्लैक ताज बनाऊं। ऐसा मिनिएचर जो कि देखने वालों को फील करा सके कि ये ब्लैक ताज होता तो कैसा होता। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे हर रुकी जिंदगी। ए दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका ढूंढो रे। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्को ग्लिसरीन।